जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझेंगे। साथियों, प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय है जो संविधान के उद्देश्य, सिद्धांत और दर्शन को संक्षेप में समझाती है। साथियों, प्रस्तावना कम शब्दों में, आसान भाषा में हमें ये समझाती है कि हमारे संविधान के उद्देश्य क्या हैं, संविधान को किन सिद्धांतों के आधारों पर निर्मित किया गया है और संविधान के पीछे की निर्माण के पीछे की फिलॉसफी क्या है। प्रस्तावना हमें कम शब्दों में ये बताती है कि हमारे संविधान निर्माताओं का क्या लक्ष्य था, वो कैसा भारत देखते थे, उनके सपनों का भारत कैसा था। इस विषय में हम बहुत आसानी से और कम समय में संक्षेप में प्रस्तावना को पढ़कर समझ सकते हैं। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान का परिचय, संविधान की कुंजी आदि शब्दों से नवाजा जाता है। साथियों, ये जो इंट्रोडक्शन है प्रस्तावना का, आपको समझ में आया होगा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय है, परिचय पत्र है और इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है साथियों, और थोड़ी सी डिटेल में चलते हैं, कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। प्रस्तावना नेहरू जी द्वारा बनाए गए और पेश किए गए और संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है साथियों, कहने का मतलब है ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है जिसे नेहरू जी ने बनाया था, उसे उन्होंने ही संसद में पेश किया था और संविधान सभा में पेश किया था और संविधान सभा ने उसे अपना लिया था। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना के तौर पर हमारे संविधान में जोड़ा गया। ये फैक्ट है साथियों, याद रखना। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी ने संविधान सभा में रखा था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, क्वेश्चन इससे पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। साथियों, ये प्रस्तावना का जो आइडिया है हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से एडॉप्ट किया है। मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि साथियों हमने लगभग 40% जो संविधान का हिस्सा है, 1/3 हिस्सा लमसम, ये हमने लगभग 40 देशों के संविधान या उससे ज़्यादा देशों के संविधानों की स्टडी करने के बाद उन्हें अपने संविधान में हिस्सा दिया है, अपनाया है। और जो प्रीएम्बल का या प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है साथियों, संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय है। वो उन आधारभूत सिद्धांतों के बारे में जानकारी देती है, उन उद्देश्यों के बारे में जानकारी देती है और उस फिलॉसफी के बारे में जानकारी देती है जो संविधान सभा ने संविधान बनाते समय जिस पर चर्चा की थी और हमारे संविधान निर्माता जैसा भारत देखना चाह रहे थे, उनके सपनों का भारत कैसा होगा, भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा, क्या उसके आइडिया ऑफ इंडिया होगा, उसको अगर हमें कम और आसान शब्दों में समझना है तो भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर हम समझ सकते हैं। इसे प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग कहा जाता है। इसका दूसरा मतलब साथियों ये है कि अगर प्रस्तावना को हम संविधान का हिस्सा नहीं बनाते या इसको संविधान से हम आज अलग कर देते हैं तो संविधान महत्वहीन हो जाएगा, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल हो जाएगा जो उद्देश्य हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा और संविधान सभा द्वारा रखे गए थे या कल्पना किए गए थे। साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों, प्रस्तावना के 4 मुख्य एलिमेंट है, 4 मूल तत्व हैं। एक एक को समझने की कोशिश करते हैं साथियों। पहला इसका एलिमेंट है कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, संविधान कहां से ताकत लेता है। प्रस्तावना हमें इसके बारे में भी बताती है। प्रस्तावना हमें बताती है कि संविधान भारत के लोगों से अपनी शक्ति ग्रहण करता है। एक फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा, ये जो 4 बेसिक एलिमेंट हैं या फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं प्रस्तावना की, उनमें पहला ये है कि प्रस्तावना हमें ये बताती है कि संविधान कहां से अधिकार ग्रहण करता है और वो प्रस्तावना बताती है कि संविधान भारत के लोगों से अपनी शक्ति ग्रहण करता है। मैं इसको थोड़ा सा और समझाऊंगा साथियों। जब हम आजादी के कगार पर खड़े थे या फिर कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा बनाई गई थी
और उस संविधान सभा को हमने लक्ष्य दिया था कि वो स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनाए। और उसमें जो सदस्य निर्वाचित हुए थे, जो संविधान सभा के मेंबर थे साथियों, उनको भारत की जनता ने चुना था। हाँ, ये अलग बात है कि उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, लेकिन फिर भी उन प्रतिनिधियों पर जनता का पूरा विश्वास था। ये विश्वास ही उस इनडायरेक्ट इलेक्शन को डायरेक्ट इलेक्शन में कन्वर्ट कर रहा था। और उन लोगों ने संविधान सभा को ये आदेश दिया था, भारत के लोगों ने, कि आप भारत के लिए संविधान बनाइए। तो ऑटोमेटिकली जो पहला पॉइंट है, इसको ये प्रूफ कर रहा है कि जब संविधान को सृजन करने की जो वास्तविक ताकत है ना, वो भारत के लोगों ने संविधान सभा को दी थी। कुल मिलाकर संविधान ताकत कहां से ग्रहण करता है? वो भारत के लोगों से शक्ति ग्रहण करता है। और इसके विषय में हमें हमारी प्रस्तावना बताती है। संविधान का अधिकार स्रोत क्या है, वो प्रस्तावना हमें बताती है कि भारत के लोग हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, समझा दिया है साथियों इसको। और थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर चाहूं मैं करता हूं कि संविधान में अगर कोई संशोधन भी होना होता है तो संसद करती है। और संसद हमारी एक संप्रभु संस्था है। संसद भारत के लोगों की आवाज है और भारत के लोग जो चाहते हैं उसी के अनुरूप संसद कार्य करती है। कुल मिलाकर संविधान बना था, वो भी लोगों की मर्जी से बना था, भारत के लोगों की मर्जी से। और आज उसमें जो बदलाव होते हैं वो भी भारत के लोगों की मर्जी से होते हैं। ये ऑटोमेटिकली प्रूफ कर रहा है कि हमारे संविधान को ताकत कहां से मिल रही है? भारत के लोगों से मिल रही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं साथियों। ये बताता है कि जो इंडिया भारत है उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। समझाता हूं साथियों। प्रस्तावना घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश होगा। नेचर ऑफ इंडिया क्या होगा? तो प्रस्तावना यह भी बताती है कि भारत जो एज ए स्टेट, उसका नेचर संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज व्यवस्था वाला देश होगा। साथियों, इस वीडियो में मैं केवल और केवल प्रस्तावना के जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। प्रस्तावना के जो ये शब्द हैं, जैसे संप्रभु हुआ, समाजवादी हुआ, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और इन शब्दों को डिटेल से आपको समझाऊंगा। क्योंकि इन शब्दों को बिना समझे आप ना तो एक बेहतर नागरिक के तौर पर स्थापित हो सकते हैं और ना ही आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं इस वीडियो में ज्यादातर फैक्ट और छोटी छोटी जो समझने वाली बातें हैं वो बताऊंगा। और अगले वीडियो में पूरे इन वर्ड्स को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में है उन्हें बताऊंगा साथियों। ठीक है साथियों। दूसरा पॉइंट है कि प्रस्तावना हमें ये बताती है कि इंडियन स्टेट का, भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है। और प्रकृति के लिए ये शब्द महत्वपूर्ण है: संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है साथियों। तीसरा इसमें पॉइंट है कि संविधान के उद्देश्य क्या हैं। संविधान सभा के उद्देश्य क्या हैं? मतलब कि हमारे संविधान निर्माता कैसा भारत चाहते थे और उसके लिए संविधान बेहद महत्वपूर्ण था। तो ये तीसरा पॉइंट हमें बताता है कि हमारा संविधान करना क्या चाहता है, उसके उद्देश्य क्या हैं। समझते हैं। प्रस्तावना के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व की स्थापना संविधान का उद्देश्य है। संविधान अपने नागरिकों को न्याय देना चाहता है, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक 5 प्रकार की स्वतंत्रता देना चाहता है: धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जीवन की स्वतंत्रता और 2 अन्य तरीके की स्वतंत्रता। समता की बात करता है संविधान, अवसर और प्रतिष्ठा की, और भाईचारे की बात करता है। संविधान एक ऐसा भारत बनाना चाहता है जहां लोगों के पास आसानी से जस्टिस उपलब्ध हो, जहां लोगों में धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग आदि के आधार पर वैमनस्य ना हो, उनमें बंधुत्व की भावना हो, भाईचारे की भावना हो। वो अपनी जाति की पहचान, धर्म की पहचान, क्षेत्र की पहचान, इन सब से ऊपर उठकर खुद को भारत का नागरिक कहलवाने में गौरवान्वित महसूस करें। गर्व से ये कहें कि हम सब भारत के नागरिक हैं, भारत माता के बेटे हैं या बेटियां हैं। स्वतंत्रता, हमारे नागरिकों के पास भारत एक ऐसा राज्य हो, एक ऐसा स्टेट बने जहां पर नागरिकों को अपनी वाजिब बात कहने का अधिकार हो, वो अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकें, वो सुनियोजित तरीके से या सरकार की आलोचना कर सकें। मतलब
गलत कामों के लिए सरकार की आलोचना कर सके, सरकार के सामने अपना पक्ष रख सकें, सरकार से ये अपेक्षा रख सकें कि हाँ, हम सरकार से इस दिशा में नीतियां बनवाना चाहते हैं। समता की भावना, यानी कि नागरिकों में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव ना हो और उन्हें समान अवसर मिले। किसी आधार पर उन्हें अवसर देने के क्रम में कोई भेदभाव का सामना ना करना पड़े। ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। हमारा संविधान ऐसा भारत बनाना चाहता है। कुल मिलाकर इससे आपको हमारे संविधान निर्माताओं का जो विजन था, उनकी जो महत्वाकांक्षा थी भारत के विषय में, उनका जो सपना था भारत के विषय में, उसको भी हम समझ पा रहे हैं। ठीक है साथियों, तीनों जो मेन एलिमेंट हैं वो आप समझ गए होंगे। संविधान हमें बताता है कि प्रस्तावना हमें ये बताती है कि संविधान कहाँ से अपने अधिकार ग्रहण करता है, भारत के लोगों से अपने अधिकार ग्रहण करता है। प्रस्तावना हमें ये बताती है कि भारतीय की प्रकृति क्या है एक राज्य के तौर पर, और ये बताती है कि संविधान के या भारत के उद्देश्य क्या हैं। चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, संविधान लागू होने की तिथि। प्रस्तावना के अनुसार संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। ध्यान रखिएगा, अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है इस पॉइंट को लेकर। हमें पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान निर्माताओं ने या हमारी संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कर लिया था, अपना लिया था। लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन प्रस्तावना मानती है कि 26 नवंबर 1949 से ही हमारा संविधान लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यह पूछा जा रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार हमारा संविधान को लागू होने की तिथि क्या है, तो आप लिखेंगे 26 नवंबर 1949 वाला ऑप्शन ही टिक करेंगे। और वैसे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उम्मीद करता हूं साथियों, प्रस्तावना के ये जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, इनको आप समझे होंगे। आपको एक मोटी समझ मिली होगी कि हमारा संविधान करना क्या चाह रहा है, हमारे संविधान कैसे, कहां से ताकत ग्रहण कर रहा है, और वो भारतीय स्टेट के नेचर के बारे में क्या बता रहा है। और शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था ना कि संविधान प्रस्तावना संविधान का परिचय है। अब अगर आप पूरा संविधान पढ़ेंगे तो शायद नेचर को पहचानने में आपको 2 साल लग जाएं, पढ़ के फिर समझना। लेकिन यहाँ प्रस्तावना में ये बेसिक एलिमेंट डाले हैं तो आप 10 मिनट की वीडियो में समझ सकते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहां से ताकत ले रहा है, उसका नेचर क्या है और संविधान के उद्देश्य क्या है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर। साथियों, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए महत्वपूर्ण है टॉपिक साथियों कि हमारा संविधान लागू हो गया, उसके बाद 1960 में ही एक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है बेरूबाड़ी संघ मामले के तौर पर कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। वो मानती है सुप्रीम कोर्ट बेरूबाड़ी संघ मामले में कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये इसका पार्ट नहीं है, हम उसको प्रस्तावना के तौर पर ही देखेंगे, इसका संविधान से कोई लेना देना या डायरेक्ट इंटरकनेक्शन नहीं है। ठीक है साथियों, दूसरी बार मामला यही केशवानंद भारती मामले के तौर पर 1973 में यही प्रश्न फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है, और इस बार सुप्रीम कोर्ट 1960 में जो उन्होंने फैसला दिया था उसको पलटती है और कहती है, मानती है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का एक पार्ट है। जब प्रस्तावना संविधान का एक पार्ट के तौर पर दर्ज होती है इस मामले के बाद, मतलब जब संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, तो इस फैसले के बाद ही संसद को प्रस्तावना में भी संशोधन करने का अधिकार मिल गया, क्योंकि प्रस्तावना संविधान के एक अंग के तौर पर, एक हिस्से के तौर पर स्थापित हो गई। और इसी के कारण 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है, और 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता।
ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरा का पूरा जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं कि 42वें संविधान संशोधन से अधिनियम 1976 से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। एक सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं, बताइएगा कमेंट में कि अगर हम इन शब्दों को इन तीनों शब्दों को आज मान लीजिए संविधान से की प्रस्तावना से हटा देते हैं, तो क्या हमारे संविधान का नेचर समाजवादी नहीं रहेगा? क्या हमारे संविधान का नेचर धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा? क्या हमारे संविधान में अखंडता नहीं रहेगी? बताइएगा कमेंट करके, कमेंट में मैं इसको फर्दर जो अगला वीडियो होगा उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और इसी के साथ एक ये अगला पॉइंट मैं इसको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा साथियों। केशवानंद भारती मामला बहुत महत्वपूर्ण, इसमें संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का सिद्धांत दिया था। कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, अब तक की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनी थी 13 जजेस की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, और उसमें संशोधन करने का अधिकार संसद के पास नहीं है। अगर इस मूल ढांचे में संशोधन कर दिया जाता है, उसके किसी भी एक पॉइंट में या उसके एलिमेंट में संशोधन कर दिया जाता है, तो संविधान अपना महत्व खो देगा। संविधान होना या ना होना दोनों बराबर होगा अगर मूल ढांचे में आप संशोधन कर दे रहे हैं। और साथियों, प्रस्तावना इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावना में जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं ना, समाजवादी, गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक, संप्रभु, ये सारे के सारे शब्द आज की डेट में भारतीय संविधान की मूल ढांचे की अवधारणा का हिस्सा हैं। इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है हमारी प्रस्तावना भी साथियों। ठीक है, अगला ये जो एक और सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बार ये प्रश्न जाता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। LIC ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट फिर दोबारा मानती है कि संविधान का अभिन्न हिस्सा है हमारी प्रस्तावना, अभिन्न अंग है, इसको संविधान से अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब केशवानंद भारती मामले में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में दिया था, उसको दोबारा से फिर स्वीकार करती है सुप्रीम कोर्ट LIC ऑफ इंडिया 1995 केस में। ठीक है साथियों, इसके साथ साथ ये और कहती है कि ये गैर न्यायिक प्रकृति की है, प्रस्तावना इनफोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रस्तावना में जो वर्णित व्यवस्थाएं हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है या उन व्यवस्थाओं को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि आप इनको लागू करिए। ठीक है, ये एक नेचर है प्रस्तावना का, गैर न्यायिक प्रकृति की है। उसकी व्यवस्थाओं को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि आप इनको लागू करिए। और साथ के साथ ये और पॉइंट है कि गैर न्यायिक का मतलब ये है कि ना तो ये विधायिका को कोई ताकत दे रही है और ना ही उसकी शक्तियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा रही है। ठीक है साथियों, एक सवाल था ये कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है नहीं है, ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में जाता है। बेरुवारी मामले में सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करती है कि फैसला सुनाती है कि नहीं, ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती मामले में इस फैसले को पलटती है, कहती है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। और इसी कारण 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन होता है और 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। अब तक हमारी प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, ध्यान रखिएगा साथियों। और इसी फैसले को फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी स्वीकृति देती है LIC ऑफ इंडिया मामले में, एक्सेप्ट करती है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। मतलब अगर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं रहती है तो संविधान का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसके साथ साथ कहती है कि ये गैर न्यायिक प्रकृति की है, मतलब इसकी व्यवस्थाओं को लागू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। विधायिका को ना तो ये शक्ति देती है और ना ही उसकी शक्तियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाती है। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए, आपको कुछ जो सुझाव देने हैं वो सुझाव दीजिए। प्रस्तावना के अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद साथियों।